हाय गाइस, आज हम लोग क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में पढ़ेंगे। द रीज़न ये है कि रिसेंटली फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट मनीष सिसोदिया ने क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया था और सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्यूरेटिव पिटीशन के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जानेंगे और ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होता है। जनरली ये लॉ के टॉपिक के अंडर आता है, बट इट ऑल्सो ओवरलैप्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर हम क्यूरेटिव पिटीशन की बात करें तो ये हमारे संविधान में मेंशन नहीं करा गया है और या किसी एक्ट में भी मेंशन नहीं है। लेकिन आर्टिकल 137 आर्टिकल 137 जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के रिव्यू की बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट को रिव्यू कर सकता है। तो इसी वजह से आर्टिकल 137 की वजह से ये एक सपोर्ट इस क्यूरेटिव पिटीशन को एक इनहेरेंट सपोर्ट मिलता है। अगर हम क्यूरेटिव पिटीशन की बात करें तो ये एक लास्ट रिजॉर्ट होता है टू गेट जस्टिस इन द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड। ये क्यूरेटिव पिटीशन के द्वारा लोग अगर कोई मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है, अगर उनके साथ इनजस्टिस हुआ है तो ये जस्टिस उनको मिल सकता है। लेकिन ये एक सुप्रीम कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है। डिस्क्रिशनरी पावर मतलब दैट ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसको एक्सेप्ट करे या ना करे, और ये पिटिशनर का कोई राइट नहीं होता है। अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें तो ये इसका ओरिजिन अशोक हुर्रे केस में हुआ था इन 2002 और ये एक जुडिशियल इनोवेशन है बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगर हम टाइम लिमिट की बात करें तो जनरली जब रिव्यू पिटीशन को डिसमिस किया जाता है तो विद इन 30 डेज इसको फाइल किया जा सकता है। मतलब ये रिव्यू पिटीशन का डिसमिस होने के बाद इसको जनरली फाइल किया जाता है। अगर हम इसके ग्राउंड्स की बात करें तो इसके 3 इंपॉर्टेंट ग्राउंड्स हैं ऑन बेसिस ऑफ विच क्यूरेटिव पिटीशन कैन बी एंटरटेन। मतलब ये जो तीनों ग्राउंड जो है उनके बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट क्यूरेटिव पिटीशन को एक्सेप्ट करने के बारे में सोच सकता है, डिसीजन ले सकता है। फर्स्ट है कि वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अगर वहाँ पे नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हुआ है, अगर हम नेचुरल जस्टिस की बात करें तो इसका जो सेम्पलेंस है ये मिलता जुलता है अमेरिकन जो जूरिस्प्रूडेंस ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो अमेरिकन जूरिस्प्रूडेंस के ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से ये मिलता जुलता है। और मिलता जुलता है जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये कहता है कि जो जस्टिस जो है लीगल टर्म्स में ही फुलफिल नहीं होना चाहिए। द जजमेंट और प्रोनाउंसमेंट या डिसीजन शुड बी राइट इन इटसेल्फ। तो वो जो भी जजमेंट हो वो इक्विटी को फॉलो करता हो, इक्वालिटी को फॉलो करता हो, एटसेट्रा। दीज आर द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। सेकंड है क्वेश्चन ऑफ बायस अगेंस्ट द प्रिजाइडिंग जज। ये एक बेसिस हो सकता है क्यूरेटिव पिटीशन के लिए। इट मीन्स दैट कि कोई भी अगर पिटिशनर को लगा कि ये पार्टिकुलर जज हमारे खिलाफ बायस थे तो ये एक ग्राउंड हो सकता है। अगर हम बायसनेस की बात करें तो सर्टेन टाइम ये होता है कि कुछ जज बनने से पहले वो किसी के लिए लॉयर हो, किसी केस में रिप्रेजेंट करें हो, या हो सकता है कि वो जो जज हो कुछ फैमिली अफिलिएशन हो, ब्लड रिलेशन हो, और इट कैन बी अदर ग्राउंड्स एज वेल, जिससे लगा कि ये जो पार्टिकुलर जज हैं वो बायस्ड हैं, तो इट कैन बी ग्राउंड, ये ग्राउंड हो सकता है। थर्ड इज दैट अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट। अगर कोर्ट के प्रोसेस का कोई गलत उपयोग करे तो ये भी क्यूरेटिव पिटीशन के अंदर आ सकता है। रीजन ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रोसेस ऑफ जो लॉ है उसको मिसयूज करते हैं, जानबूझ के डिले करते हैं, सबवर्ट करते हैं। मतलब वो नहीं चाहते कि जो प्रॉपर प्रोसेस हो सुप्रीम कोर्ट का वो चले। तो ये एक बेसिस हो सकता है ना। अब हम लोग भारत रत्न की तरफ मूव करते हैं। रीजन ये है कि LK अडवाणी और फॉर्मर सीएम ऑफ बिहार कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया है। ये भी कंट्रोवर्सी है कि एक पॉलिटिकल डिसीजन था, बट हमें उस पर नहीं जाना है। हम लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जो भारत रत्न है उसको 1954 में इंस्टीट्यूट गया था, क्रिएट किया गया था अलॉन्ग विद पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये जो भारत रत्न है ये एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है जो कि
मनुष्य के हाईएस्ट एंड वो मतलब प्रयास के लिए दिया जाता है। जो प्रयास जो है आर्ट, सोशल सर्विस एक्सेट्रा, मतलब इन सब बिंदुओं पे हो सकता है। अगर हम पद्म विभूषण की बात करें तो ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, पद्म भूषण थर्ड है, पद्मश्री फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो ये इंपॉर्टेंट अवार्ड्स इंडिया में है। अगर हम बात करें भारत रत्न की तो ये मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जाता है, लेकिन एक बार इसका एक्सेप्शन भी हुआ है जो कि मोर देन 3 पीपल वर गिवन, 3 से ज़्यादा लोगों को दिया गया था। अब हम जानेंगे जो फर्स्ट रेसिपिएंट जो प्रथम लोग थे, कौन कौन लोग थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। तो 3 लोग थे। पहले थे श्री राजा गोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी वी रामन। ये जो 3 लोग थे इनको भारत रत्न दिया गया था। इनके बारे में हम क्यों छोटे छोटे स्मॉल फैक्ट्स है उसको जानने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट इज सी राजा गोपालाचारी। ही वॉज, ये जो सी राजा गोपालाचारी थे ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, और उसके बाद गवर्नर जनरल की पोस्ट को एबोलिश करते गए, खत्म कर दिया गया था। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि ये न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात करते थे, मतलब ये चाहते थे कि वर्ल्ड जो है न्यूक्लियर वेपन से फ्री हो। तो इनका ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है ना। अगर हम बात करेंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भारत के द्वितीय राष्ट्रपति थे, और इनके बर्थ एनिवर्सरी 5 सितंबर को टीचर्स डे भी हम सेलिब्रेट करते हैं। अब हम बात करें सी वी रमन। ये एक साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, और ये एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें फिजिक्स में नोबेल मिला था। अगर हम नोबेल की बात करें तो इनको स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए नोबेल दिया गया था। तो ये जो फैक्ट्स हैं इन 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे हैं। धन्यवाद।